नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। अध्याय 6, भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। चलिए भारतीय उपमहाद्वीप की उन गहरी जड़ों को खंगालते हैं और एक ऐसे समाज को करीब से समझते हैं जो अपने समय से हजारों साल आगे था। ये सिर्फ पुरानी ईंटों या खंडहरों की कहानी नहीं है, बल्कि उस उन्नत सोच की कहानी है जिस पर हमारे आज की नींव टिकी है। आज हमारे पास चर्चा करने के लिए काफी कुछ है। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि सभ्यता असल में क्या है, फिर हम पहली नगरीय सभ्यता, उनके नगर और जल प्रबंधन, उनके खान-पान, व्यापार और अंत में इस रहस्य पर बात करेंगे कि क्या वो एक अंत था या कोई नई शुरुआत। भाग 1, सभ्यता क्या है। चलिए अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा की एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। सभ्यता, ये शब्द हम अक्सर विकसित मानव समाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तव में एक सभ्यता का निर्माण होता कैसे है? एक आम से गांव और एक पूरी तरह से विकसित सभ्यता के बीच की वो लकीर कहाँ खींची जाती है? चलिए देखते हैं। एक सच्ची सभ्यता कई पुर्जों से बनी एक मशीन की तरह होती है। इसमें प्रशासन, शहरीकरण, जटिल शिल्प और व्यापार नेटवर्क जैसी चीजें शामिल हैं, साथ ही लेखन का एक रूप और सांस्कृतिक विचार भी। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी हिस्सा है कृषि उत्पादकता। मतलब गांव में इतना अनाज पैदा होना चाहिए कि शहरों की बड़ी आबादी का पेट भर सके। बिना इस बुनियादी जरूरत के कोई भी बड़ी व्यवस्था आगे बढ़ ही नहीं सकती। भाग 2, पहली नगरीय सभ्यता। अब देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों ने इन पैमानों को कैसे छुआ। सिंधु हड़प्पा या कहें सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये भारत के पहले महान नगरीकरण का एकदम सटीक उदाहरण है। 1920 के दशक में जब पहली बार हड़प्पा की खुदाई हुई ना, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे बसा ये एक बहुत ही विशाल और उन्नत समाज था। इतिहासकार बीबी लाल का ये कथन हमारी आम धारणाओं को बिल्कुल पलट कर रख देता है। उनका कहना है कि हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई देता है। जरा सोचिए, प्राचीन समय की बात हो रही है और यहाँ क्रूर शासकों की बजाय एक गजब का संतुलन देखने को मिलता है, जहाँ अमीर और गरीब के बीच कोई बहुत बड़ी खाई नहीं थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भाग 3, नगर और जल प्रबंधन। चलिए गहराई से देखते हैं कि उन्होंने असल में इस समाज का ढांचा कैसे खड़ा किया। उनके शहर बिल्कुल भी बेतरतीब नहीं बसे थे। चौड़ी और सीधी सड़कें बिल्कुल एक ग्रिड की तरह। धौलावीरा के उत्तरी प्रवेश द्वार की ये मजबूत पत्थर की चिनाई देखिए। सुरक्षा और वास्तुकला को लेकर उनकी समझ इतनी उन्नत थी कि ये आज के आधुनिक सिटी प्लानर्स को भी हैरत में डाल दे। आमतौर पर शहर 2 हिस्सों में बटे थे, एक ऊपरी नगर जो शायद प्रशासनिक कामों के लिए था, और एक निचला नगर जहां आम आबादी रहती थी। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है उनकी समानता। चाहे वो कोई विशाल सार्वजनिक गोदाम हो या किसी आम इंसान का छोटा सा घर, दोनों में इस्तेमाल हुई ईंटों की क्वालिटी, अनुपात और आकार बिल्कुल एक जैसा था। और साफ सफाई की तो बात ही कुछ और है। प्राचीन सड़क के किनारे बनी ईंटों वाली इस जल निकास प्रणाली को देखिए। हर घर में पक्के फर्श वाले अलग बाथरूम और सड़कों के ठीक नीचे से बहने वाली ढकी हुई पक्की नालियां। स्वच्छता को लेकर उनका ये जुनून आज के कई आधुनिक पैमानों को भी पीछे छोड़ देता है। अब इतनी बड़ी आबादी के लिए पानी का इंतजाम कैसे होता था? धौलावीरा में उन्होंने ठोस चट्टानों को गहराई तक काटकर 33 मीटर लंबा ये विशाल जलाशय बनाया था। जरा सोचिए, बिना किसी आधुनिक मशीन के भूमिगत नालियों के जरिए बारिश का पानी सहेजने की ये तकनीक उनकी इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। भाग 4, कृषि और आहार। शानदार इमारतों से निकलकर अब जरा खेतों और रसोई की तरफ चलते हैं। हरियाणा के बनावली से मिला मिट्टी का ये छोटा सा खिलौना बहुत अहम है। मिट्टी के इस हल से ये साफ साबित होता है कि वे गहन खेती के लिए वास्तविक और उन्नत हलों का इस्तेमाल करते थे। इसी के बल पर वो इतना अनाज उगा पाए जिसने उनके बड़े बड़े शहरों को सदियों तक जीवित रखा। पुराने बर्तनों के अवशेषों के वैज्ञानिक परीक्षण से पता चला है कि उनका आहार बहुत ही विविध और समृद्ध था। गेहूं, जौ, दालें और डेयरी उत्पादों के साथ साथ मांस और मछली भी शामिल थी।
और सबसे दिलचस्प बात, उनके खाने में हल्दी और अदरक जैसे मसालों का इस्तेमाल होता था। 4000 साल पहले पकाया जाने वाला भोजन आज की हमारी आधुनिक रसोई से कितना मेल खाता है ना। भाग 5, व्यापार और शिल्प। खेती से आगे बढ़कर देखते हैं कि बाहरी दुनिया से उनका क्या नाता था। ये लोग व्यापार के मामले में भी बहुत आगे थे। ये जानना बेहद दिलचस्प है कि पूरे यूरेशिया में कपास उगाने और उसके रेशों को बुनने वाले वे सबसे पहले लोग थे। आभूषणों, इमारती लकड़ी और इन बहुमूल्य सूती वस्त्रों का एक बहुत ही सक्रिय व्यापार होता था, जो उन्हें दूर दूर के इलाकों से जोड़ता था। उनके शिल्पकार सच में अपने काम के उस्ताद थे। कठोर कार्नेलियन पत्थरों में आभूषणों के लिए सूक्ष्म छेद करना, शंख की खूबसूरत चूड़ियां बनाना, कांसे के उपकरण ढालना और निष्पक्ष व्यापार के लिए पत्थर के मानकीकृत बाट तैयार करना, ये सब उनकी गहरी तकनीकी निपुणता का बहुत बड़ा प्रमाण है। भाग 6, अंत या नई शुरुआत। ये हिस्सा हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है। सदियों तक लगातार फलने फूलने के बाद 1900 ईसा पूर्व के आसपास चीजें बदलने लगी। जलवायु परिवर्तन और संभवतः नदियों के प्राकृतिक मार्ग बदलने की वजह से ये बड़े बड़े और पूरी तरह से नियोजित शहर धीरे धीरे खाली होने लगे। यहाँ से आबादी छोटी ग्रामीण बस्तियों की तरफ जाने लगी। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये कोई अचानक हुआ प्रलयकारी पतन नहीं था। लोगों ने बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाला जरूर, लेकिन अपनी तकनीक, अपने उत्कृष्ट शिल्प और अपनी संस्कृति को खोने नहीं दिया। एक तरह से ये तकनीकी ज्ञान को साथ लेकर ग्रामीण जीवन शैली की ओर एक सचेत और समझदारी भरी वापसी थी। तो अंत में ये सवाल उठता है, क्या इस महान प्राचीन सभ्यता का वास्तव में अंत हो गया था, या फिर उनके इस लचीलेपन, नवाचारों और सांस्कृतिक विचारों ने ही भारतीय उपमहाद्वीप के अगले बड़े युग की एक मजबूत नींव के रूप में काम किया? अतीत की ये गूंज आज भी हमारे आसपास मौजूद है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।